जय हिंद साथियों। आज हम लोग बिहार पुलिस के परीक्षा के लिए 13वां क्लास देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 12 क्लासों की सहायता से बहुत कुछ कवर किया है। तो यदि अभी तक किसी भाई बहन ने उन सभी क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर जल्दी से देख लीजिए। हालांकि उसके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, तो प्लेलिस्ट की सहायता से आप लोग आराम से क्रमानुसार पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, यानी एक सिंगल वीडियो में हम लोग कंप्लीट फिजिक्स को देखेंगे। ऐसा इसलिए कि जो फिजिक्स है वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। यदि मैं आपको डिस्क्रिप्टिव वे में अगर 2-2 घंटा भी डेली पढ़ाऊंगा ना फिजिक्स, तो 10 से 15 दिन लग ही जाएगा समाप्त होने में। तो ऐसा हम क्यों करेंगे, एक ही सब्जेक्ट पे इतना समय क्यों देंगे? तो मैंने क्या किया है कि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनसे सिलेक्टिव और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने लिया है इसमें। अगर आपके परीक्षा में एग्जाम्पल देकर मैं बता रहा हूँ कि अगर 5 सवाल पूछेगा फिजिक्स से, तो 4 सवाल आपको इसी वीडियो से रहेगा और इसी टॉपिक से रहेगा 4 सवाल। तो हम एक सवाल के लिए इतना मेहनत क्यों करेंगे? बाकी और भी तो सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, अभी हम लोग को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश पढ़ना है। तो ये सब कौन पढ़ेगा? एक ही सब्जेक्ट पे इतना फोकस कर देंगे तो। इसलिए जितने क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ आप इसको याद कर लीजिएगा। इससे बाहर आपको मैक्सिमम चांसेस है नहीं पूछने का, 1-2 सवाल पूछने का चांसेस है, तो उसके लिए पढ़िए। आप समझदार खुद हैं कि एक सवाल के लिए आपको 2-2 3-3 बुक पढ़ना पड़ेगा, 2-2 3-3 घंटे का मैराथन देखना पड़ेगा। तो उतने की क्या ज़रूरत है यदि हमको 4 क्वेश्चन 5 में से इसी वीडियो से मिल जाएगा तो आई होप आप समझदार हैं। और बहुत सारे लड़कों का जानते हैं रिजल्ट इसीलिए नहीं होता है, बहुत सारे लड़कों का रिजल्ट इसीलिए नहीं होता है, बहुत सारे चीज़ पढ़ने के चक्कर में रह जाते हैं। सिलेक्टिव चीज़ पढ़ना चाहिए। और एक बात और, आप लोग बहुत सारा कमेंट किए हैं सर कि बिहार पुलिस का जो हम लोग किसी भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं कोई भी पब्लिकेशन का, तो नंबर कम आ रहा है, ये नंबर कैसे बढ़ेगा? तो कल एक वीडियो मैं आप सभी के डिमांड पर ला रहा हूँ 10 बजे, कल सुबह 10 बजे मैं वीडियो लाऊंगा, जिसमें आपको 4 से 5 टेक्निक बताऊंगा। उसको ट्रिक भी बोल सकते हैं या उसको मेथड भी बोल सकते हैं। यदि आप उसको 10 दिन फॉलो कीजिएगा ना, तो यकीन मानिए, यकीन कि आपको पता चल ही जाएगा अगर 10 दिन फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी पब्लिकेशन का अगर प्रैक्टिस सेट हो उसमें 10 दिन में 10+ नंबर बढ़ने लग जाएगा। यदि आप 55 ला रहे होंगे अभी, तो आप 65 ला देंगे। तो परीक्षा में 10-15 दिन अभी है ही है, तो अगर आपका 60 आ रहा है तो आपका 70 आने लगेगा। ऐसा इसलिए कि बहुत सारे टेक्निक होते हैं, सिर्फ पढ़ना ही रिजल्ट नहीं होता है। पढ़ने का पूरा दुनिया पढ़ रहा है, सबका रिजल्ट हो रहा है नहीं ना हो रहा है। और अपने ही इर्द गिर्द देख लीजिए, आपके सीनियर कितने 4-5 साल से पंचवर्षीय योजना बनाए हुए हैं, फिर भी उनका रिजल्ट नहीं होता है, लटके हुए हैं। इनका कारण ये है कि उनको पता नहीं है, टेक्निकें नहीं पता है, सिर्फ पढ़ रहे हैं। अरे पढ़ने से रिजल्ट थोड़ी ना हो जाता है, खाली टेक्निक पता हो चाहिए, स्मार्ट स्टडी पता होना चाहिए कि कैसे क्या होता है। तो वही टेक्निक मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक ना। ये जो 10 बजे वीडियो आएगा उसमें बताऊँगा। बाकी कल ही वीडियो आपको आएगा, आपका जो मेडाइवल हिस्ट्री है उसको भी खत्म कर दिया जाएगा और जो केमिस्ट्री है इसको भी खत्म कर दिया जाएगा। तो परेशान नहीं होना, एग्जाम से पहले मैं आपके सिलेबस को कंप्लीट कर दूँगा। अब ड्यूटी पीरियड रहता है बाबू, पता ही है कि घर पे मैं बैठा नहीं हूँ, तो ड्यूटी में इधर उधर ड्यूटी हो जाती है थोड़ा बहुत, और अपना पर्सनल लाइफ भी है तो गड़बड़ हो जाता है, तो टाइमिंग इधर उधर हो सकता है। अगर 10 बजे टाइमिंग बोला हूँ तो 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 1 बज जाएगा, लेकिन वीडियो आएगा, ठीक ना। और हालांकि ये जितने तीनों वीडियो मैं आज जो बनाऊंगा फिजिक्स का, उसके बाद ये मेडाइवल हिस्ट्री और केमिस्ट्री वाला वीडियो, तो इसका कंटेंट तैयार करने में मुझे समय लग गया, इसलिए मैं वीडियो कल एक ही बना पाया और आज भी एक ही बना पा रहा हूँ। लेकिन कल से आपका जो वीडियो है वो प्रतिदिन 2 वीडियो की सहायता से मैं आपको कंप्लीट जो सिलेबस है ख़त्म करा दूंगा और याद भी करा दूंगा, ठीक ना। जो बाकी का 4-5 दिन बचेगा ना एग्जाम से पहले, वो मैं आपको 2-2 3-3 घंटे मैराथन लेकर सारे चीज़ को याद करा दूंगा, ठीक। बस आप बने रहिए, चैनल के साथ सपोर्ट बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, तभी तो मन लगेगा, ठीक ना। यहाँ न्यूटन का तृतीय नियम लगवाइए, आपको मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। चलिए आगे हम लोग प्रश्नों की तरफ देखते हैं। हम लोग प्रश्नों की सहायता से जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक से एक्सपेक्टेड प्रश्न है उसको हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक ना। चलिए, हालांकि ये वीडियो मैं बना चुका था, 1 घंटे का वीडियो, जिसमें ससुरा साउंड ही नहीं आया है। मेरा जो एयरफोन है वो हमको लग रहा है बिगड़ गया है, साउंड ही नहीं आया है, तो मैं विदाउट एयरफोन की सहायता से यहाँ पे आपको एकदम इतना सट कर बोल रहा हूँ मोबाइल में कि और अच्छा आपको सुनाई दे, ठीक ना, और तेज़ भी बोल रहा हूँ। तो हमको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो बीच बीच में पानी भी पियेंगे, तो आप मैनेज कीजिएगा। चलिए, पहला सवाल है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल से क्या नापा जाता है बाबू? तो ध्वनि, ठीक ना, ध्वनि। अगला सवाल है कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है बाबू? तो एम्पियर आपको धारा नापने की, यानी विद्युत धारा नापने की इकाई क्या है? एम्पियर। चलिए अगला सवाल है, यंग प्रत्यस्थता गुणांक का SI मात्रक क्या है? तो जो यंग प्रत्यस्थता गुणांक है इसका SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो वो कब लागू की गई? 1971 में।
अगला सवाल है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? तो जो हम लोग खाते हैं और उससे जो ऊर्जा मिलती है हमको, उसको हम लोग कैलोरी में मापते हैं। किस में? कैलोरी में। चलिए अगला सवाल है विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। ये डायरेक्ट आपको यूनिट से सवाल पूछता है बाबू, तो आपको इसको याद करना ही है, ठीक ना। बाकी आप बहुत सारे सवाल इसका देखे होंगे, पढ़े होंगे, पहले से पढ़े ही होंगे ना, 10th ISC किए ही होंगे, तो इसको पता ही होगा। अगला सवाल है कि एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? तो आपका जो लेंस की पावर है इसका इकाई क्या है? डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर। अगला है कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। और वही ल्यूमन किसका मात्रक है? तो बाबू ज्योति फ्लक्स का। तो यहाँ पे लड़के कन्फ्यूज होते हैं, तो जहाँ कन्फ्यूज होते हैं वही ट्रिक बनाना चाहिए, ठीक ना। और दो चीज़ में एक चीज़ याद करना चाहिए, तो हम इसको याद करवा ले रहे हैं, उसके बाद आपको एक और टेक्निक बताएंगे। देखिए ज्योति तीव्रता में तीव्र आ रहा है, यानी ज्योति जो है वो तीव्र है। तीव्र मतलब तेज, यानी जो मान लीजिए कोई भी ज्योति जल रहा है, दिया का या फिर किसी भी चीज़ का ज्योति जल रहा है, लाइट ही का, तो तीव्र जल रहा है। हम लोग क्या जलाएं बाबू? कैंडेला जलाएं, कैंडल जलाएं। कैंडल तो देखे ही होंगे, जबकि ल्यूमन आप नहीं देखे होंगे। ल्यूमन मतलब आप जानते भी नहीं ल्यूमन क्या होता है। तो कैंडल जब जानते हैं तो यहाँ से याद कर लीजिए कि जो कैंडल है हम लोग जलाए हैं उसका ज्योति है वो तीव्र है, यानी बहुत ज़्यादा प्रकाश कर रहा है। तो आप जब एक याद कर लीजिएगा तो अपने आप एक याद हो जाएगा। तो किसी भी अगर चीज़ में, दो चीज़ में डाउट है, जैसे मैंने आपको बताया था अनुसूची वाले वीडियो में भी, तो दूसरा और तीसरा में डाउट आता है हमेशा कि वेतन और शपथ में, तो आप एक चीज़ को याद कर लीजिए। तो जब एक चीज़ को याद कर लीजिएगा तो दूसरा जो है अपने आप याद हो जाएगा ना, उसको याद ही करने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों याद करने लगिएगा तो बाबू फिर से कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो ये सब टेक्निक है, छोटी छोटी चीज़ें आपको हमेशा समझनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था दूसरा जो अनुसूची है उसमें वेतन है, यानी दुबे ट्रिक याद किया था कि आपने दुबे आप दोस्त को याद कीजिए, या फिर खुद आप दुबे हैं तो फिर सही है। तो दूसरा वैसे वेतन, और तीसरा में अपने आप शपथ हो जाएगा। तो वैसे ही आपको यहाँ पर कैंडेला का याद कर लेना है। चलिए जो जूल है बाबू, जूल है वो आपको ऊर्जा की इकाई है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के सवालों को देखते हैं। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है बाबू? तो वो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई क्यूरी है। दाब का मात्रक क्या है बाबू? पास्कल है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की। यहाँ वर्ष पर मत जाइएगा, समय का इकाई नहीं है, ये किसकी इकाई है? दूरी का, ठीक ना। बहुत लंबी दूरियों को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। जड़त्व का माप क्या है? तो जड़त्व जो है वो द्रव्यमान मतलब जड़त्व ही होता है। एंगस्ट्रॉम क्या नापता है? एंगस्ट्रॉम जो है वो तरंगदैर्घ्य नापता है, यानी वेवलेंथ की इकाई क्या है? एंगस्ट्रॉम। चलिए अगला सवाल है कि किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी जो वस्तुएं हैं ना वो पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, यानी जो वस्तुएं हैं वो पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। आपने न्यूटन का नियम सुना होगा, ग्रेविटेशनल जो उसका लॉ है, उससे पहले ही कौन बताया था? तो ब्रह्मगुप्त बताया था। कौन? ब्रह्मगुप्त। चलिए अगला सवाल है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाए तो घड़ी क्या होगी? तो बाबू सुस्त हो जाएगी। क्यों हो जाएगी सुस्त? क्योंकि इसका फॉर्मूला ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। हालांकि अगर डिस्क्रिप्टिव में पढ़ाना होता है तो बहुत मज़ा आता है आपको पढ़ाने में। फिजिक्स केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, बायोलॉजी ये सब, कि थोड़ा सा अच्छा लगता है पढ़ाने में, ठीक ना, और डेली लाइफ से रिलेटेड भी है। तो ये आपको क्या है? फार्मूला है टाइम पीरियड का, पेंडुलम का। तो यही ना आपको पूछा है कि चंद्रमा पर जाने पर क्या होगा? तो बाबू चंद्रमा पर आपको पता है कि वहाँ जो ग्रेविटी है वो कम हो जाती है, वहाँ गुरुत्वाकर्षण कम लगता है। तो यहाँ यानी उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो 1/6 हो जाता है पृथ्वी का। तो जब ये कम होगा तो ये तो बढ़बे ना करेगा, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल धीरे धीरे चलने लगेगा, धीरे धीरे चलने लगे तो इसका मतलब घड़ी सुस्त हो जाएगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का। किसका? प्रकाशीय ऊर्जा का। अगला सवाल है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो इसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो ऐसे पदार्थ में कौन सा ऊर्जा पाया जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा। कौन सा? स्थितिज ऊर्जा। उत्प्लावन से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो उत्प्लावन से संबंधित आपको वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। कौन है? आर्किमिडीज, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो देखिए मान लीजिए अगर कोई द्रव है उसमें अगर कुछ चीज़ डुबा दी जाएगा तो वहाँ से जो पानी निकलेगा वो किस चीज़ पर निर्भर करेगा? तो वो निर्भर करेगा जो ठोस द्वारा हटाया गया द्रव की मात्रा पर, यानी जितना वो अंदर जाएगा ना उतना ही वो पानी फेंकेगा, उसी के भार के बराबर, ठीक। अगला सवाल है कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े को न तैरने का कारण क्या है? तो लोहे का टुकड़ा क्यों नहीं तैरता है? क्योंकि बाबू जो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार है वो लोहे के भार से कम है, यानी जितना लोहा है वो पानी हटाता है उससे कहीं ज़्यादा लोहा भारी है, इसलिए डूब जाता है। अगला सवाल है कि वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? तो बाबू ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। देखिए यहाँ जिसमें अगर वह रहेगा ना वो सदिश राशि होता है। एक दो एक्सेप्शन है जैसे कि विद्युत धारा हो गया, तो इसको छोड़कर यदि आप इसको समझिएगा तो मैं आपको एक यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि टेलीग्राम पर मैं डाल दूँगा। मैं 3-4 साल पहले बनाया था जब वीडियो, 4 वीडियो बनाया होगा मैंने यूनिट डायमेंशन पर। मैकेनिक्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यूनिट डायमेंशन, उसके बाद सदिश, उसके बाद आपको और भी जो सवाल हैं
उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, सिर्फ 4 वीडियो है और हमको लग रहा है कि चारों वीडियो मिलाकर उसका ड्यूरेशन हो जाएगा 1 घंटा। अगर उन 4 वीडियो को आप देख लीजिएगा ना तो पीसीएस लेवल का आप सवाल सोल्व कर लीजिएगा वहाँ से और मार कर आइएगा। तो उसको आप जरूर देखिए, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा और जाकर टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक दूँगा वहाँ से, तो वहाँ से आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक, चलिए, और मैं अच्छे से याद भी करवाया हूँ। ठीक ना। अगला सवाल है कि बल गुणनफल है, तो बल किसका गुणनफल है बाबू? तो वो है आपका द्रव्यमान और त्वरण, यानी बल का जो फार्मूला होता है वो होता है F = m × a, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन। अगला सवाल है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उससे शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित होता है। तो ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा इसलिए होता है कि आपका भार का फार्मूला में होता है W = mg। क्या होता है? W = mg। और आपको पता है कि जो g है ये एक जगह तो सभी जगह तो एक जैसा नहीं होता, यानी जो आपका जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो मतलब त्वरण है, जो ग्रेविटेशनल त्वरण है, ग्रेविटेशनल मतलब गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण है वो पृथ्वी पर कुछ अलग है, चंद्रमा पर कुछ अलग है, कहीं कुछ अलग है, सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर है। तो इसलिए ये बदलता रहता है, तो इसी के अनुसार बदलेगा। ये घटेगा तो ये भी घट जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो यानी जो ये जी है वो आपको पता ही है, मैंने अभी आपको बताया कि जो चंद्रमा पर है उसका 1/6 होता है, चंद्रमा पृथ्वी का 1/6 होता है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण। तो जब 1/6 है यानी कम है तो वहाँ भी भार घट जाएगा। लेकिन जो मात्रा है यानी जो मास है वो अपरिवर्तित रहता है। इसलिए याद कर लीजिए, कभी भी आपका अपरिवर्तित रहेगा तो मास रहेगा, और कभी भी परिवर्तन होगा तो आपका भार में यानी वेट में होगा। ठीक ना। चलिए, अगला सवाल है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो बाबू ये न्यूटन का प्रथम लॉ है, यानी जड़त्व का जो नियम है प्रथम लॉ है, फर्स्ट लॉ है। इसमें यह कहता है कि अगर कोई वस्तु है वो अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगी, अगर कोई उसको बाह्य बल न लगाया जाए। अगर कोई वस्तु है वो अगर मान लीजिए अगर गतिशील है तो अगर कोई बाह्य बल नहीं लगाएगा तब तक वो गतिशील ही रहेगी। ठीक ना। तो वही आपको बताया है कि न्यूटन का पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। चलिए, इतना तो आपको बेसिक पता ही होगा, पढ़े होंगे, 10वां भी पढ़े होंगे, तो ये 10वां 9वां 10वां में ये सब रहता है। अगला है पार्सेक किसकी इकाई है? तो बाबू पार्सेक आपको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस अगर याद करना हो लंबी दूरियों का तो दूरी ज्ञात करने का। ठीक ना। अगला है वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण क्या है? तो आपका डेंसिटी है, यानी घनत्व है। घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल जो है तैरते रहते हैं। समुद्र में प्लवंग करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग, 1/10 भाग समुद्र से ऊपर रहता है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ा ऊपर की उठ दिखाई देती है, थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, वही 1/10 भाग आपको बताया। अगला है पानी का घनत्व जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो डेंसिटी है वो सबसे मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? तो वस्तु की मात्रा बदलने पर डेंसिटी अपरिवर्तित रहेगा। घनत्व का आप एक सिंपल सा समझ लीजिए कि गाढ़ापन। तो मान लीजिए वस्तु का मात्रा बदल लीजिएगा, मान लीजिए अगर दूध रखे हुए हैं, ठीक ना, कच्चा दूध है, तो अगर दूध में उतना ही और दूध मिलाइएगा, और दूध 10 लीटर और दूध मिला दीजिएगा तो उसका डेंसिटी बदलेगा जी? नहीं ना बदलेगा, उसका गाढ़ापन नहीं बदलेगा। वो जितना गाढ़ा है यानी उतना ही गाढ़ा और मिलाइएगा तो नहीं बदलेगा। हाँ, उसका आकार बदल जाएगा, आयतन बदल जाएगा, और कुछ बदल सकता है, लेकिन हाँ भार बदल सकता है, लेकिन ये चीज़ नहीं बदलेगा। क्या बोलते हैं, इसका जो डेंसिटी है वो नहीं बदलेगा। चलिए, अगला सवाल है कि तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि जो समुद्र का पानी है उसका जो डेंसिटी है यानी जो घनत्व है वो ज़्यादा होता है साधारण पानी से। और ऐसा इसलिए कि आपको पता ही है कि समुद्र पानी थोड़ा खरापन होता है, उसमें नमक की मात्रा होती है। और अभी मैंने आपको बताया कि डेंसिटी मतलब होता है आपको गाढ़ापन, तो ज़्यादा गाढ़ा है समुद्र का पानी, इस वजह से वहाँ तैरना आसान है। चलिए, अगला सवाल है कि बर्नौली प्रमेय किस पे आधारित है? तो बर्नौली जो प्रमेय है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पे? ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक है ना। इन सभी चीज़ों का आपका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है और आपको बस पढ़ना है। मान लीजिए मैं जिस दिन क्लास नहीं करा रहा हूँ, कोई कारण ही है इसलिए नहीं करा रहा हूँ, मुझे शौक नहीं लगा है, लेकिन जब नहीं करा रहा हूँ तो आप पिछले चीज़ की रिवाइज कीजिए। जितना भी पढ़ाया गया है सब आपको याद ही हो गया है, याद हो गया तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं याद हो तो उसको रिवाइज कीजिए, वही सब पूछेगा परीक्षा में। ठीक। अगला सवाल है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? तो बाबू क्यों तैरती है बाबू? तो आपको पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव, ठीक ना, सरफेस टेंशन। अगला सवाल है कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल क्या है? तो वो है आपको केशिकीय अभिक्रिया परिघटना, यानी आपको कैपिलरिटी, ठीक, यानी केशिकत्व क्रिया। अगला सवाल है यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो वो क्या होगा? तो जी का मान बढ़ जाता है। जी का मान बढ़ जाता है। मैंने आपको बताया कि जी का मान जो होता है वो ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। तो जब शरीर का वजन, आपको अगला सवाल है कि शरीर का वजन कहाँ अधिक होता है? तो ध्रुव पर अधिक होता है। और वजन का आपको मैंने बताया था W = m × g।
अगर जी सबसे ज़्यादा होगा तो बाबू उसका वजन वो ज़्यादा होगा। जहाँ जहाँ जी ज़्यादा होगा तो है ना वजन ज़्यादा होगा, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो चंद्रमा है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना से कम लगता है, यानी वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है, इसलिए बहुत उछलता है, कूदता है, नाच लेता है। ठीक, वहाँ पर जाइएगा तब खूब नाचिएगा, यहाँ का पिक्चर, ठीक ना। अगला सवाल है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। तो मैंने आपको अभी बताया कि भार बदल जाएगा, पर द्रव्यमान इसलिए नहीं बदलेगा कि वो अस्थिर रहता है, और भार आपको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पे यानी उसके त्वरण पर डिपेंड करता है, जो कि एक सभी जगह एक समान नहीं होता है। अगला सवाल है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो कब मालूम पड़ता है बाबू? जब लिफ्ट है वो एक्सीलरेटेड होकर ऊपर जा रही है, यानी त्वरित गति से ऊपर जाएगी ना, तो उसको भार अधिक लगेगा। अगर वही त्वरित होकर नीचे जाएगी तो उसको भार क्या लगेगा? कम लगेगा। ठीक। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, यानी वो वस्तु जो है वो रुकी हुई है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो बाबू तीसरी गति के नियम का उपयोग करके वो आपको ला सकता है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम यहाँ लगेगा। ठीक है। अगला सवाल है कि 20 केजी के वजन के जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने का किया गया कार्य क्या है? तो बाबू कह रहा है कि कोई भी एगो बकलोल है वो 20 केजी का सामान लिया है और ज़मीन के 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़ा हुआ है, तो कितना कार्य किया? तो कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, इसलिए कि आपको वर्क का फार्मूला होता है साइंस के अनुसार एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा का जगह नहीं है, मैं एफ लिख दे रहा हूँ, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर जब तक वो डिस्प्लेस नहीं करेगा उस वस्तु को, यानी विस्थापित नहीं करेगा, तब तक कुछ नहीं किया है। तो वो तो ससुरा उसे पकड़े रह गया है, तो जब पकड़े रह गया तो कुछ किया ही नहीं है, तो इसलिए वो जो कार्य किया वो शून्य जूल। कार्य का सही मात्रक जूल होता है, यहाँ भी आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो धक्का कहे देता है? ससुरा कुछ कार्य नहीं किया, वो विस्थापित ही नहीं किया, तो धक्के मतलब कुछ नहीं किया, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक ना। अगला सवाल है कि पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति है वो आगे की ओर क्यों झुकता है? बाबू इसलिए झुकता है कि वो शक्ति संरक्षण हेतु वो शक्ति अपना बनाए रखे, और जो उसका जो बेस है वो बना रहे। ठीक। चलिए, ये जब जो अगर ये सब जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, मैं आपको पढ़ाता लेकिन समय नहीं है। ठीक। और जगह भी तो बहुत लेट से जगह ना, अगर समय रहता ना तो मज़ा आता, आपको पढ़ाने में बहुत मज़ा आता। और मेरा जो नोट्स है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का वो कई हद तक हिस्ट्री पॉलिटी से अच्छा है। आप बोलिएगा तो मैं उसका PDF बनाकर भेज दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, आप उसको देख लीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त मैंने नोट्स बनाया हर चीज़ का। ठीक ना। PCS लेवल का सारा नोट्स है। चलिए, अगला सवाल है कि पीसा का ऐतिहासिक मीनार है वो तिरछा होते हुए भी नहीं गिरता है। और वो पीसा का ऐसे मीनार है, देखिए ऐसे तो वो नहीं गिरता है। काहे नहीं गिरता है? क्योंकि उसका जो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा है वो उसके आधार से होकर गुजरती है। कैसे गुजरती है? आधार से होकर, बेस से होकर गुजरती है। ठीक ना। अगला सवाल है कि एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? ऐसा इसलिए कि जो तरल का पृष्ठ तनाव है वो जल की अपेक्षा अधिक है। ठीक। चलिए, अगला सवाल है, आगे की ओर देखते हैं। अगला सवाल है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? यानी जो गुरुत्वाकर्षण है वो ग्रेविटेशनल का जो नियम है वो किसने दिया था? वो न्यूटन ने दिया था। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? तो आपने सुना होगा कि ऊर्जा संरक्षण, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश, यानी ऊर्जा न तो बनता है और न ही इसका समाप्ति होती है, एक दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, यानी एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में ट्रांसफ़र होगा, लेकिन इसका समाप्ति नहीं होगा। ठीक ना। इसका अर्थ यही है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो बाबू जल का बहाव मापा जाता है। क्या मापा जाता है? जल का बहाव। ये जो 200 में प्रश्न से 200 सिर्फ प्रश्न नहीं है, इसमें 200 प्लस है, लगभग 250 प्रश्न हो जाएगा। इसको मैं आपको 1 घंटा के अंदर सोचा हूँ मतलब ख़त्म करने का। ठीक ना। तो उसको हम लोग चलिए, इसलिए कि टाइम वेस्ट करना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लड़कों का हेल्प किया जाए और मिनिमम समय में मैक्सिमम मैं आपको आउटपुट दूँ और मिनिमम मैं आपके लिए टाइम निकालूँ, वही मैं सोचता हूँ। अगला सवाल है कि किसी पिंड का भार कहाँ अधिक होता है? तो बाबू भार के लिए मैं बताया कि जहाँ जी का मान ज़्यादा होगा वहाँ भार अधिक होगा, यानी ध्रुव पर अधिक होता है। चलिए, अगला सवाल है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम कब होता है? जब लिफ्ट जो है वो त्वरण के साथ नीचे आती हो, एक्सीलरेटेड होकर नीचे आती है, तो आपका भार कम लगेगा। अगला सवाल है कि कौन सी ऊंचाई अस्थिर उपग्रहों की है? तो 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर आपको होता है। ठीक। चलिए, अगला सवाल है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो वो ग्रीस के रहने वाले हैं। आर्किमिडीज जो कि उत्प्लावन बल से संबंधित सिद्धांत दिए थे वो किस देश के हैं? ग्रीस से। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी के बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? तो कारण क्या है? आसंजक बल। आसंजक बल का अभाव। आसंजक बल का अभाव के कारण वो चिपकते नहीं है। अगर जिसमें आसंजक बल ज़्यादा रहेगा वो चिपकेगा। जैसे आप देखते होंगे कि लड़कियाँ होठलाली लगाती हैं, काजल लगाती हैं, तो ये चिपक जाता है। ऐसा इसलिए कि उसमें आसंजक जो बल है वो ज़्यादा है। ठीक ना। चलिए, अगला सवाल है कि तुल्यकारी उपग्रह घूमता है, तो जो तुल्यकारी उपग्रह है वो पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व घूमता है।
पृथ्वी को पश्चिम से पूर्व घूमता है। अगला सवाल है कि पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य क्या है। तो बाबू जो पहिए में बॉल बियरिंग लगाया जाता है वो स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदल देता है, यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको ये आपको गतिज फ्रिक्शन में बदल देता है, ठीक ना। अगला सवाल है कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको फार्मूला ही बताया था कि टी बराबर 2 पाई ये वाला फार्मूला है। तो अगर लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो इसको अगर 4 गुना कीजिएगा तो इसका वर्गमूल निकल कर 2 हो जाएगा, और ये आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका एल का, तो 2 हो जाएगा तो इसका दोगुना हो जाएगा, ठीक। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग यह p होगा, p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो बाबू आपका काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है संवेग के आपको अनुसार p²/2m, तो वही आपको पूछा है p²/2m। चलिए एक और सवाल है कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव होता है जो प्राप्त होता है, किसे प्राप्त होता है। तो होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से, ठीक ना। ये जो मैं सवाल बता रहा हूँ ना ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप याद कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर PDF है, वहाँ से बार बार याद कीजिएगा। आपके पास अभी 10-15 दिन बचा हुआ है। अगर आप फिजिक्स का भी सवाल 5-5 गो 10-10 गो रोज़ याद कीजिएगा तब वो याद कीजिएगा, इसमें से मैक्सिमम आपको याद ही होगा। तो आपको जो एग्ज़ाम है इस बार सब्जेक्ट तक से जितने भी लड़के पढ़ रहे हैं ना सबका रिजल्ट होने वाला है, ठीक। हम मेहनत आप ही लोग के लिए कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल है कि घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, यानी घड़ी के जो स्प्रिंग है उसमें जो ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। अगला सवाल है कि कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है। तो इसका कारण ये है कि जो कक्षा में त्वरण है वह बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर हो जाता है, इसलिए भारहीनता महसूस होती है। अगला सवाल है कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध जो बल है वो किन वस्तुओं पर होना चाहिए। तो बाबू हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगना होना चाहिए, एक वस्तु पर नहीं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर, ठीक ना। अगला सवाल है कि अच्छा इसको कैसे याद कीजिएगा। तो देखिए क्रिया प्रतिक्रिया हमेशा आदमी कहता है ना कि देखा क्रिया प्रतिक्रिया हम लगा दें, मतलब अगर तू एक थप्पड़ मारबा तो हम ससुरा एक थप्पड़ मार दें, तो तुम मारोगे तो हम भी मारेंगे, यानी एक दूसरे का मार दे देंगे तो हम भी अलग हो गए तुम भी अलग हो गए। तो याद कर लीजिएगा कि भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगता है, ठीक ना। यहाँ कन्फ्यूजन होता है तो ये मैंने आपको याद करवा दिया। अगला सवाल है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह किसका नियम है। तो न्यूटन का ये थर्ड लॉ है, ठीक। चलिए अगला सवाल है कि जल में जो तैरना है न्यूटन की गति किस नियम के कारण संभव है। तो बाबू ये तृतीय नियम के कारण हम लोग पानी हटाते हैं, नहीं हटाते हैं, पनिया हटाते हैं, उसी के कारण हम लोग तैर पाते हैं। अगला सवाल है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों। दलदल में जो फंस गया है व्यक्ति उसको लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है। इसलिए कि आपको होता है प्रेशर का फार्मूला ही होता है F/A। F का होता है मतलब कि फोर्स यानी बल, और ए मतलब एरिया मतलब क्या होता है, एरिया मतलब हिंदी मतलब अरे यार क्षेत्रफल, हाँ क्षेत्रफल। तो अगर क्षेत्रफल बाबू कम होगा, आप लेटिएगा तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा ना। तो अगर क्षेत्रफल कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ लेटने की बात कहा गया है, तो लेटने का मतलब क्षेत्रफल ज़्यादा आप कर दिए, तो जब क्षेत्रफल ज़्यादा कीजिएगा तो आपका प्रेशर कम लगेगा, यानी दाब कम लगेगा। तो वही बोला है कि लेटने की सलाह दी जाती है, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब जो है वो कम हो जाएगा, ठीक। चलिए ये चीज़ पढ़ाने में मजा आता है, ठीक ना। अब ऐसे वन लाइनर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप इसको याद कर लीजिए। आपको तो परीक्षा निकालने से ही मतलब है ना, बाकी SI का वैकेंसी आपको मैंने बताया ही है, आज टेलीग्राम के माध्यम से आने वाला है, तो उसके लिए अगर आप बोलेंगे तो मैं क्लास शुरू करूँगा। चलिए अगला सवाल है कि बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों। क्योंकि जो दाब अधिक करने से जो बर्फ़ है उसका गलनांक घट जाता है, बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। अब ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको जब पढ़ाऊंगा अच्छे से तब बताऊंगा। चलिए अगला सवाल है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है 1/6 होगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। अच्छा ये मैंने अभी पहले भी बताया है कि जो द्रव्यमान है वो स्थिर रहता है, जबकि जो भार है वो परिवर्तनीय होता है। जहाँ जी का मान ज़्यादा होगा वहाँ भार ज़्यादा होगा, जहाँ कम होगा वहाँ कम होगा। अगला सवाल है कि किसी भी अस्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यानी अगर कहने का अर्थ है कि अगर वो स्थिर है तो स्थिर रहेगा, चल रहा है तो चलते रहेगा, अगर कोई बाह्य बल अगर कार्य न करे तब, तो वो आपका न्यूटन का पहला नियम है, ठीक ना, यानी जिसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। अगला सवाल कि कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। तो वही आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम हो जाएगा। अगला सवाल है कि ऑटोमोबाइलों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है, ये किसका नियम है। तो जो ऑटोमोबाइल में द्रव चालित ब्रेक के रूप में है वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? पास्कल के सिद्धांत पर।
अगला सवाल है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि निकलती है। तो संवेग का बाबू फार्मूला होता है P बराबर mv। क्या होता है? P बराबर, कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं, P बराबर mv। और वही पूछ रहा है वेग, पदार्थ के संवेग, तो mv हो गया। और इसके वेग के अनुपात से क्या निकलता है? तो वेग के अनुपात से v कट जाएगा, m निकलेगा, यानी द्रव्यमान निकलेगा। ठीक। अगला सवाल है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वो क्या करता है? तो बाबू वो अंदर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है। ठीक ना। अगला सवाल है कि जो क्रीम सेपरेटर होता है, इससे दूध में वसा को किस कारण से अलग किया जाता है? तो आपको अपकेंद्रीय बल की सहायता से अलग किया जाता है। चलिए अगला सवाल है कि सूर्य की जो ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है, तो उत्पन्न होती है आपको नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। बार बार परीक्षा में पूछता है, इसको याद कीजिए। चलिए अगला सवाल है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। ठीक ना। मान लीजिए पानी का कोई गिलास है, उस पर बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, तो जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी का जो स्तर है ना वो उतना ही रहेगा, उतना ही पानी का स्तर रहेगा। अच्छा अगला सवाल है कि पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, ऐसा क्यों? यहाँ पे मान लीजिए नहीं, जो होता है पानी का ढक्कन, बोतल का जो ढक्कन है वो टूट जाती है, ऐसा क्यों बाबू जमने पर? ऐसा इसलिए बाबू क्योंकि जमने पर जो जल का आयतन है वो बढ़ जाता है, जब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो टूटेगा ही, जगह ज़्यादा घेरेगा तो नहीं फटेगा, टूटेगा। चलिए अगला सवाल है कि लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है, ये किसके कारण? तो बाबू आपको कैपिलरिटी यानी कैपिलरी क्रिया के कारण, ठीक ना, केशिकत्व के कारण। अगला सवाल है कि साबुन के जो बुलबुले के अंदर का दाब है वो वायुमंडलीय दाब के अधिक होता है, यानी जो साबुन के बुलबुले के अंदर का जो प्रेशर होता है ना वो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। अगला सवाल है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो वो घट जाता है। अब यहाँ देखिए, यह पृष्ठ तनाव से 3-4 एग्जाम्पल है और परीक्षा में आपको एग्जाम्पल ही पूछता है कि हाँ ये किसका एग्जाम्पल है, घटता है बढ़ता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक। अगला है कि आर्किमिडीज का जो नियम है वो किससे संबंधित है? तो आपको प्लवन के नियम से संबंधित है, प्लवन का नियम या तो तैरने वाला नियम, उसको प्लवन बोलते हैं। अगला सवाल है कि तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों? क्योंकि बाबू जो तेल का पृष्ठ तनाव है वो जल से कम है, ठीक ना। और वही द्रव की बूंद है उसकी आकृति गोलाकार होने के कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव है। क्यों है? पृष्ठ तनाव। कोई भी जो वस्तु है वो मिनिमम अपना सरफेस जो एरिया सोचती है कि हम अपना मिनिमम एरिया कवर करें, इसी कारण। ठीक। अगला सवाल है वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है बाबू? क्योंकि वो आपको पृष्ठ तनाव के कारण। क्यों? पृष्ठ तनाव। ठीक। एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, इसका कारण क्या है? तो वो भी पृष्ठ तनाव। मैंने आपको बताया कि वो मिनिमम एरिया लेने का कोशिश करती है कोई भी वस्तु। अगला सवाल है कि अस्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो उसका सरफेस टेंशन है यानी पृष्ठ तनाव है कम हो जाता है और उसी में फंस जाते हैं, ठीक ना। लार्वा के सांस में बाधा डालता है, फंस जाते हैं तो मरने लगते हैं ससुरे। अगला सवाल है कि पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश की बाल आपस में क्यों चिपक जाते हैं? तो इसमें पृष्ठ तनाव जो है वो बढ़ जाता है, पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है इसलिए चिपक जाते हैं। अगला सवाल है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन है रैखिक संवेग पर। किस पे? रैखिक संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के सवालों को देखते हैं। दूध से मक्खन निकाल लेने पर क्या होता है? दूध से मक्खन निकाल लेने पर उसका जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। आगे देखते हैं, अगला सवाल है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, क्या रहेगा? तो उसका भार जो है घट जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण कम है पृथ्वी की अपेक्षा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जब एक चली हुई वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला आपको पता ही है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो वही पूछ रहा है जो वेलोसिटी है यानी इसका जो गति है, इसको अगर हम लोग दुगुना कर देंगे तो जब दुगुना कर देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, तो वही पूछ रहा है कि 4 गुना हो जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों समान है तो 4 गुना हो जाएगा। अगला सवाल है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, ठीक ना, ढमलिया जाएंगे। आगे है कि संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, यानी जो नहीं है पंखा जैसा होता है वो छत के निकट लगाया जाता है, अंदरवा से बारवा पंखा फेंकता है, हवा फेंकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सांस लेने में हम लोग सांस छोड़ने में हम लोग छोड़ते हैं सांस, उसमें गर्म हवा होती है और ऊपर उठती है और वही बाहर चली जाती है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है कि हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, ऐसा क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी होती है, यानी जो वायुमंडलीय दाब है वो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वो कम होती जाएगी। अगला सवाल है कि धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका इलास्टिसिटी जो होता है वो अधिक होता है, इसका इलास्टिसिटी बाबू क्या होता है? अधिक होता है, ठीक ना। चलिए इसको डिफॉर्म जल्दी नहीं कर पाइएगा, इस वजह से ऐसा होता है। अगला सवाल है कि जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है यानी कमी होती है, वो कितना कमी होगा? यानी कोई भी अगर चीज़ डुबाइएगा तो कितना कमी होगा? तो उतना कमी होगा जितना वो पानिया को हटाएगा, यानी विस्थापित पानी, यानी जितना विस्थापित करेगा पानी को उसी के भार के बराबर वो कमी करेगा, यानी उसका जो भार में कमी होगा। अगला सवाल है
कि बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बर्फ़ है पानी से हल्का होता है और एल्कोहल से भारी होता है। तो सिंपल सी बात है, जिससे भारी होगा उसमें डूब जाएगा और जिससे हल्का होगा उस पर तैरने लगेगा खूब कबार के। अगला सवाल है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जाता है? तो ये बाबू न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, जिसको जड़त्व का नियम बोलते हैं। तो कभी कभी ये जड़त्व में भी आपको पूछ देगा कि विश्राम जड़त्व की गति जड़त्व, तो यहाँ मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक ना, थोड़ा सा धीरे समझा रहा हूँ, समझाने वाली चीज़ धीरे, वन लाइनर आराम से। देखिए यहाँ 2-3 चीज़ें होती हैं। अगर आपको जड़त्व पूछेगा ना तो आप डायरेक्टली अपने दिमाग में रखिएगा कि वो जो चीज़ है वो इनिशियल पोजीशन में क्या थी, यानी वो प्रारंभिक समय में क्या थी, यानी प्रारंभिक उसकी स्थिति क्या थी। तो मान लीजिए अगर कोई चीज़ है वो अगर रुकी हुई है तो उसका जड़त्व विश्राम जड़त्व हो जाएगा। अगर वो चलती है, चल रही है, तो उसका जो जड़त्व हो जाएगा वो गति जड़त्व हो जाएगा। तो आपको यही ना पूछ रहा है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है यानी चल रही है इसमें, तो इसमें कौन सा जड़त्व हो जाएगा? तो गति जड़त्व हो जाएगा, ठीक ना, समझ रहे हैं बातों को ना। तो गति जड़त्व हो जाएगा तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा क्यों गिरता है बाबू? तो देखिए, तो जो बस है वो चल रही है, तो हमारा जो शरीर है वो भी गति में है, तो हमारे शरीर को तो नहीं पता है ना कि बस ब्रेक लगेगा या कुछ भी होगा। तो जो ब्रेक लगने पर बस तो रुक जाएगी, लेकिन जो हमारा नीचे का पोजीशन है, कमर से नीचे का पोजीशन है, वो तो अभी भी गति में रहेगा। तो जब गति में रहेगा तो हमको आगे धक्का देने की कोशिश करेगा कि चल ससुरा काहे रुक गया, तो चल, करेगा ना जी, उसको नहीं पता है। तो इस वजह से आपका वो आगे की ओर गिरते हैं। अगर वही कभी कभी पूछ देता है कि अचानक से गाड़ी शुरू हो गया, चालू हो गया, तब हम लोग पीछे क्यों गिरते हैं? तो ऐसा इसलिए आप फील किए होंगे कि मान लीजिए कि अचानक से बस या ट्रेन चल दिया तो हम लोग पीछे क्यों हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि ट्रेन भी या बस भी विराम अवस्था में रहता है, यानी रुकी हुई रहती है, हमारा जो शरीर है वो भी रुकी हुई रहती है। लेकिन ट्रेन तो अचानक से, या फिर बस है जो अचानक से चल जाता है तो गति में हो जाता है, लेकिन हमारा जो है शरीर वो तो विराम ही रहने की कोशिश करता है। तो विराम में रहता है तो खींचता है अपने शरीर को, ससुरा कहाँ रे, रुक 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 रुक, कहाँ उधर जा रहा है, तो रुकने की कोशिश करता है, यानी विराम में रखने की कोशिश करता है। तो इस सब का कंक्लूजन यही है कि अगर आपके परीक्षा में विश्राम जड़त्व या फिर गति जड़त्व पूछता है तो जिस भी स्थिति में जो वस्तु है वो शुरुआत में रहेगा ना, वही आपका जड़त्व हो जाएगा, ठीक ना। आप समझ गए होंगे, इतना अच्छे समझाने की कोशिश किया हूँ देहाती भाषा में। अगला सवाल है कि रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रॉकेट की कार्यप्रणाली आपको संवेग संरक्षण के आधार पर सिद्धांत पर आधारित है, ठीक। चलिए देखिए आगे ना सवाल आपको, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही को गिरने की आशंका क्यों होती है? तो बाबू अगर घोड़ा है अचानक से चल दे, बैठे हैं अचानक से चल दे, तो मुँह के बदल गिर जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि विश्राम जरूरत हो, घोड़ों विश्राम में था, हम भी विश्राम में थे, तो हम तो खूब कूद रहे थे कि हाँ अब हम चलाएंगे तो चलेगा। अचानक से चल दिया तो हम तो विश्राम में रहना चाहेंगे। जब हम विश्राम में रहना चाहेंगे तो हम गिर जाएंगे। कहाँ गिरेंगे? तो पीछे बगल गिरेंगे, ये ना कि आगे बगल, पीछे बगल गिरेंगे, उसका पोछिया की तरफ मुँह ना किया फूट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि क्रिकेट का एक खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? ऐसा क्यों? क्रिकेटर को देखते होंगे कि ऐसा हथवा ऊपर ले जाता है, अब बॉलवा पीछे की तरफ खींचता है। तो इसमें बाबू आपका न्यूटन का द्वितीय लॉ काम करता है। कौन सा? सेकेंड लॉ। ऐसा इसलिए कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि ए बराबर ए में फार्मूला होता है ना। और एम ए तो यहाँ पर मास हो गया, ए मतलब एक्सीलरेशन, इसका फार्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, यानी v मतलब आपको जो फाइनल वेलोसिटी है और u मतलब इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी होता है, यानी बटा में टी। फाइनल वेलोसिटी मतलब हो जाता है आपको हिंदी अब कैसे बताएं, मास मतलब होता है द्रव्यमान, और v मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम वेग, हाई हो जाएगा प्रारंभिक वेग, बटा में टी। अब इसको समझिए, और यह हो गया आपका फोर्स यानी एफ हो गया। तो अगर टी हम ज़्यादा करेंगे तो आपका एफ कम होगा, यह व्युत्क्रमण अनुपाती है ना जी। अगर हम टी कम करेंगे तो एफ यह ज़्यादा होगा। तो इसका अर्थ समझ रहे हैं कि अगर हम समय कम लगाएंगे तो फोर्स हमको ज़्यादा मिलेगा, यानी बल ज़्यादा लगेगा, चोट लग जाएगा। तो अगर कोई शॉट मारा हचाक से पकड़ लिए जाकर तो बहुत जोर से चोट लग गया, अरे ससुरा चोट लग गया। तो कोनो खड़ा रहता है, स्लीप उलिप में खड़ा रहता है, चाहे शॉट पे खड़ा रहता है, तो बहुत उसको चोट लग जाता है। चाहे बॉलर पे अगर फेंक देगा, चाहे बॉल नहीं, अगर कोई बॉलर बॉलिंग किया, अगर फॉलो थ्रू में पकड़ लिया तो वो हथवा झंझना जाता है उसका। ऐसा इसलिए कि उसको समय नहीं मिल पाता है उसको खींचने का, तो समय नहीं मिल पाता तो उसको ज़्यादा चोट लग जाता है, यानी फोर्स ज़्यादा रहता है। अगर वही उसका जो समय है बाबू, वो अगर ज़्यादा लगाता, समय क्या लगाता, ज़्यादा लगाता, अब पीछे की तरफ खींचता, तो फोर्स कम होता है, क्योंकि व्युत्क्रमण अनुपाती होता है। यहाँ देख लीजिए, ये व्युत्क्रमण अनुपाती है तो फोर्स कम लगता है, तो उसको चोट कम लग जाता है। तो वही आपको पूछ रहा है। चलिए अगला सवाल है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें पानी का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मतलब ये जो साइंस वाला चीज़ है टॉपिक, ये बहुत अच्छा चीज़ है। इसको डेली लाइफ से आप रिलेट करके पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा।
बायोलॉजी में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सकता था, लेकिन अब समय है नहीं, तो मैं बायोलॉजी का 2 वीडियो बनाऊंगा, ठीक ना। इस एक वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को बताऊंगा, जैसे ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, और एक वीडियो में कुछ टॉपिक हैं जिसको मैं समझाने का आपको कोशिश करूँगा, ठीक ना, जो कि आप परीक्षा में फंस जाते हैं, आपको पता नहीं रहता है कि कैसे क्या होता है, तो उसको मैं आपको कोशिश करूँगा, ठीक ना। बाकी आप बताइएगा, अगर डिस्क्रिप्टिव पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ उपाय किया जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है, किसका संकेत है बाबू, कि जो मौसम है ना वो तूफानी होगा, यानी तूफान आने वाला है। अचानक अगर गिर जाएगा यानी उसका जो रीडिंग, तो तूफान आने का संकेत है। अगला सवाल है कि प्रकाश का रंग निर्धारित करता है। अब यहाँ से आपका खत्म हो गया, इसका कहाँ खत्म हो गया, जो मैकेनिक्स पूछता है यानी यांत्रिकी से सवाल, जितना मैंने आपको बताया ये सब यांत्रिकी से था, इसको खत्म मैंने कर दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं लाइट चैप्टर यानी प्रकाश चैप्टर की तरफ। चलिए पहला सवाल है प्रकाश चैप्टर से कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग कौन निर्धारित करता है बाबू, तो इसकी तरंगदैर्घ्य से निर्धारण होता है, यानी वेवलेंथ से इसका निर्धारण होता है। अगला सवाल है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसे कौन काम करता है, तो अवतल लेंस, यानी पानी में जो हवा का बुलबुला है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ये परीक्षा में पूछता है। अगला सवाल है कि हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। अच्छा एक बार देख लें रिकॉर्डिंग में हो रहा है ना, हाँ हो रहा है, नहीं तो ससुरा फिर हम 1 घंटा बर्बाद कर दें। रिकॉर्डिंग भी कर दिए थे, ससुरा आवाज़ें नहीं सुनाई दे रहा था। अब हम कहें कपड़े पकड़ लिए, एकदम पकड़ कर बैठ गए कि जा 1 घंटा तो मेरा बर्बाद हो गया, 1 घंटा में हम क्या कर लेते। चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा स्ट्रगल होता है। अगला सवाल है कि हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार के किरणपुंज है, तो हम लोग समानांतर किरणपुंज की सहायता से प्राप्त करते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी रहती है, तो वैसी ही रहती है, ठीक ना। प्रकाश की गति वैसी ही रहती है, तब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, कोई मतलब नहीं रहता टेम्परेचर कैसा हो रहा है। अगला सवाल है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, जिसे क्या कहते हैं, तो फोटोन कहते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है बाबू, तो अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक ना, अनुप्रस्थ तरंग है, यानी आपको ट्रांसवर्स वेव है। अगला सवाल है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो हाइगेंस के द्वारा आपको तरंग सिद्धांत बताया गया था। अगला सवाल है कि आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या है, तो आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकीर्णन घटना है, प्रकीर्णन के कारण। देखिए लाइट जो चैप्टर है ना उसमें आपको एग्जाम्पल पूछता है, इसमें से कौन सा अपवर्तन का एग्जाम्पल, या पूछ देगा कि ये घटना किसके कारण होता है, तो अपवर्तन, प्रकीर्णन, बड़ विक्षेपण, ये पूछेगा। तो इसके लिए मैं अलग से आपको यहाँ पे अपना पुराना नोट्स है जो मैं पढ़ता था, बहुत पुराना, ये वो नोट्स नहीं है जो मैं आपको बताने वाला था, लेकिन ये बहुत पुराना नोट्स है, इसमें भी वही चीज़ बताया गया, तो इसको मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा। एक जगह मैं कंपाइल कर लिया हूँ, ये जितने भी घटनाएं होता है यही से सवाल आपको पूछता है। चलिए बाबू आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग को जल्दी जल्दी पढ़ना है ना, तो स्लो काहे हो गए। अगला सवाल है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, तो क्या होता है, सब चीज़ बदल जाता है, लेकिन जो इसका फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है ना, ये नहीं बदलती, ये समान रहती है, ठीक ना। अगला सवाल है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबो गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो बाबू अपवर्तन के कारण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर लाइट जाता है तो थोड़ा ऐसा वैसा दिखाई देता है। अगला सवाल है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, बाबू हीरे से कांच में जब प्रकाश जाता है यानी सघन से विरल में जाएगा तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा, ठीक ना। अगर पूछेगा आपको माध्यम तो भी बता दीजिएगा। अगला सवाल है कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, तो जो इंद्रधनुष है वो वायुमंडल में सूर्य की किरणें को जल बूंदों के द्वारा परिवर्तन के कारण आपको इंद्रधनुष बनता है, ठीक। चलिए इसको अच्छे से समझा सकते थे, लेकिन अब मान लीजिए जब ऑनलाइन जाता तो इसमें क्या समझाया जाए, आप इसको याद कर लीजिएगा जैसा लिखा हुआ है। चलिए मृग तृष्णा यानी जो मरीचिका है, इस किसका उदाहरण है, तो बाबू ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण आपको रेगिस्तानों में मरीचिका बनता है। अगला सवाल है कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना यानी जो पोलराइजेशन होता है, या इससे क्या सिद्ध होता है, तो बाबू इसे यही सिद्ध होता है कि जो प्रकाश तरंगे है ये अनुप्रस्थ है यानी ट्रांसवर्स है, जबकि जो ध्वनि है वो आपको अनुदैर्घ्य होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, उसमें ये ध्रुवण नहीं होता है, तो यही ध्रुवण के कारण आपको जो प्रकाश है वो अनुप्रस्थ हो जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के सवालों को देखते हैं। अगला सवाल है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तो जो प्रकाश के विकिरण है वो तरंग और कण दोनों के समान होती है, जबकि जो ध्वनि है वो सिर्फ तरंग यानी जो आपको अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं वो सिर्फ तरंग के रूप में चलती हैं, ठीक ना। तो यहाँ से आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि तरण ताल वास्तविक गहराई से कम, यहाँ पर तरण नहीं होगा, हमको लग रहा है साधारणतः होगा, ठीक ना, या मिस्टेक हो गया है। तो साधारणतः जो ताल की वास्तविक गहराई है इससे कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, तो इसका कारण है अपवर्तन के कारण इसकी जो गहराई है थोड़ा सा कम दिखाई देता है। अगला सवाल है कि जो इंडोस्कोप है ये क्या है बाबू, तो इंडोस्कोप है ये आहारनाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशीय यंत्र है, आहारनाल के भीतर देखने के लिए एक प्रकाशीय यंत्र है, इंडोस्कोप की सहायता से हम लोग देखते हैं। चलिए
अगला सवाल है मायोपिया से क्या तात्पर्य है। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष होता है, वही हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है दूर दृष्टि दोष। देखिए बाबू, परीक्षा में पूछ देता है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन कभी कभी मायोपियो पूछ देता है हाइपरमेट्रोपिया, तो ससुरा पगला जाता है आदमी। हाइपरमेट्रोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष होता है कि मेट्रोपिया मतलब मायोपिया मतलब होता है, तो इसको हम दूर कर देते हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष में निकट लीजिए, क्या निकट, मायोपिया में मेरे पिया, यानी हमारा जो पिया है मेरे पिया, पिया मतलब पति चाहे क्या होते हैं, मतलब जो सबसे नज़दीक हो उसको पिया बोलते हैं। हमको तो लग रहा है कि पतिये को पिया बोलते हैं। गाना बहुत आता है, मेरे पिया बहुत सुंदर हैं, ये हैं वो बकलोले, आता है ना गाना, तो उसी से आप कोरिलेट कर लीजिए। जो मेरे पिया हैं वो हमेशा निकट ही रहेंगे, निकट ही रहना चाहेंगे, और पिया क्या जो पत्नी है वो भी निकट ही रखना चाहेंगी। तो यहाँ से आप इसको कोरिलेट कर लीजिएगा, और इसमें भी आप एक ही याद कर लीजिएगा। अगर आप एक ही याद कर लीजिए कि जो मेरे पिया हैं वो निकट रहेंगे तो याद हो जाएगा, और नहीं तो इसको भी याद कर लीजिए कि हाइपर हो गए मेरे पिया, यानी बकुला गए, अकुला गए मतलब कि दिमाग उनका झनक गया, गुस्सा हो गया। हाइपर मतलब गुस्सा नहीं होता कि अरे वो तो हाइपर हो गया ससुरा, ये तो मतलब गुस्सा हो गया। तो गुस्सा हो गया तो मेरे जो पिया हैं वो दूर भाग जाएंगे, यानी मेरे जो पिया हैं वो दूर भाग जाएंगे, यानी दूरदृष्टि दोष। तो ये परीक्षा में पूछता है बाबू, इसलिए मैं आपको याद करवाया हूँ। दूरदृष्टि दोष पूछ देगा तो आप बता देंगे, निकट दृष्टि दोष। लेकिन कभी मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया पूछ दिया तो वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते होंगे, ठीक ना। तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक ना। सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आइए हैं, तो काहे कन्फ्यूज होंगे आप। चलिए, अब कैसे याद करेंगे बाबू कि इसमें कौन सा लेंस लगता है, तो इसके लिए भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, इसका ट्रिक है 2 में 3, 2 में 3 और 3 में 4, 2 में 3 और 3 में 4। 2 मतलब कि जिसमें 2 अक्षर रहेगा, जैसे देखिए दूर में 2 अक्षर है ना, द आ र है ना जी, तो उसमें 3, तो 3 मतलब आपको उत्तल लेंस, कौन उत्तल, उत्तल में कितना अक्षर आ रहा है देख लीजिए ना, 3 नहीं आ रहा है, उ अतल, तो उसमें आपको दूर दृष्टि दोष के लिए आपको उत्तल लेंस लगेगा। और वही 3 में बाबू 4, तो 3 में 4 मतलब आपको निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में कितना लगेगा आपको, 4 मतलब अवतल लगेगा, अवतल, यानी 4 गो है तो 4 लगेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रकाशिक तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उनमें प्रगामी होता है, क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस परिघटना पर आधारित है। तो इतना सवाल बड़ा का छोटी को आंसर है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक। अगला सवाल है कि प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है, ऐसा क्यों। क्योंकि जो वायु का अपवर्तनांक है वो कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, ठीक ना। अगला सवाल है कि जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्तन प्रभावित होंगे। तो बाबू कौन से प्रभावित होंगे, तो यहाँ पर वेवलेंथ और इसका जो है वेग बदल जाएगा, लेकिन आपको मैंने बताया था कि उसका आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, कुछ बदल जाएगा ससुरा ही नहीं बदलेगा। तो इसको याद कर लीजिएगा, आवृत्ति या इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। चलिए अगला सवाल है कि जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसको कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये कुछ उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है, इसका क्या कारण है। तो जैसे आपको पता है कि मान लीजिए आप एकदम पूरा धूप से आए हैं, धूप से आए हैं, अपने घर में घुसेंगे तो अंधेरा रहेगा तो आपको आँखें दर्द करने लगेगा और कुछ दिखाई भी नहीं किएगा, अरे ये ससुरा हम अनार हो गए क्या, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यही है ना कि जो आपका मांसपेशियाँ हैं ना आँखों की, वो आपको वहाँ फैली रहती हैं, यानी जब आप बाहर रहेंगे, धूप में रहेंगे, प्रकाश में रहेंगे तो वहाँ फैली रहेगी। और जब अचानक से आप आएंगे अंधेरे कमरे में तो वहाँ तो सिकुड़ने लगेंगी, तो जब सिकुड़ने लगेंगी तो अचानक से उसको सिकुड़ना है, तो अचानक से सिकुड़ना है तो अचानक से कैसे सिकुड़ जाएंगी, धीरे धीरे कुछ काम होता है, इसलिए दर्द भी करने लगेगा, थोड़ा बहुत कम दिखाई वो करेगा। तो यही इसका कारण है, ठीक है ना। इसका आंसर यह दिया है कि आंखों को अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना, यानी धीरे धीरे उसको अनुकूल होना अंधेरों से। चलिए अगला सवाल है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो अवतल लेंस, यानी निकट मतलब 3 में 4 हो गया। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है बाबू, तो आभासी प्रतिबिंब। याद रखिए अवतल लेंस है, अगर यह दर्पण होता तो वो आपको वास्तविक प्रतिबिंब बनाता, ठीक है। अगला सवाल है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो बाबू आपको इसका व्यतिकरण के कारण आपको साबुन के जो पतले झाग है ये चमकता है। चलिए अगला सवाल है कि कार में जो कार हम लोग चलाते हैं 4 चक्का, उसमें दृश्यावलोकन जो पीछे देखते हैं इसके लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है। तो बाबू उत्तल दर्पण में जो है वस्तु का जो प्रतिबिंब है, इमेज, वो छोटी को दिखाई देता है। अगर बड़े को दिखाई देता है तो अगर नज़दीक आता तो डरा जाता है, ससुर लड़ गया, हमारे गड़िए में लड़ गया। इसलिए उत्तल दर्पण में छोटी को दिखाई देता है, जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की अपेक्षा छोटा हो दिखाई देता है, इसलिए आदमी उसको यूज करता है। चलिए अगला सवाल है कि ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर का प्रयोग होता है, तब बाबू वहाँ अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक ना।
अगला सवाल है कि नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से का प्रतिरोपित किया जाता है, यानी अगर नेत्रदान आप करेंगे बुढ़ौती में तो आपके आंख से क्या निकाल लिया जाएगा, और जिसको कीजिएगा, मान लीजिए फलानी का कीजिएगा दान, तो फलानी को कौन सा आपका आंख का चीज़ दिया जाएगा, तो कॉर्निया दिया जाएगा, यानी कॉर्निया दान किया जाता है, ठीक ना। अगला सवाल है कि मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस हालांकि दीजिएगा मत, फलानी को देने वाला चीज़ नहीं है कुछ चीज़, ठीक ना। आँख को तो पक्का मत दीजिएगा, अपने अंदर रहिएगा, उसको एकदम पूरा दिखाइएगा, अच्छा उसी का खवा ले लीजिएगा। अगला सवाल है कि मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होता है। तो बाबू कहने का अर्थ ये है कि जो प्रकाश तरंगे हैं वो कहाँ से हमारे जो स्नायु उद्योग हैं, यानी जो हम सुनते हैं उसमें जाता है, तो बाबू वो रेटिना से, कहाँ से, रेटिना से। अगला सवाल है कि चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, तो बाबू पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, किसी कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चलिए अगला सवाल है मिर्ची का, तो मैंने आपको बताया था कि मिर्ची का आपको वही आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, ये भी आपको TIR के कारण। बाह्य अंतरिक्ष में किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिखाई देगा, तो बाबू बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है, करिया दिखाई देता है, ठीक ना, काला, ठीक। अगला सवाल है कि हिंदी बहुत टफ होता है, अबिंदुकता, ठीक ना, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए, तो बाबू ये आपको सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग करना चाहिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है, तो आवर्धक लेंस जो होता है वो आपको उत्तल लेंस होता है, कौन सा, उत्तल लेंस। अगला सवाल है कि आइंस्टीन के E = mc² समीकरण में C क्या है, तो C है आपको प्रकाश वेग है। अगला सवाल है कि सोडियम जो वाष्प लैंप होता है वह प्रायः सड़क प्रकाश के लिए क्यों प्रयुक्त होता है, बाबू ऐसा इसलिए होता है कि इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक ना। किस दर्पण का प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का। और अरे यार गर्मी कितना हो रहा है, तो उत्तल दर्पण जो होता है बाबू ये छितराता है, प्रकाश को छिटा देता है, फेंक देता है मतलब, तो इसलिए यहाँ पर इसका प्रयोग होता है, ठीक। चलिए अगला सवाल है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है, तो प्रिज्म में जो है वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला सवाल है कि प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए किससे गुजरना होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, कांच से जल, यानी सघन से विरल में जाना पड़ता है। अगला सवाल है कि वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है, यानी जो फैलता है प्रकाश वायुमंडल में उसका कारण क्या है, तो प्रकाश में जो है धूलकण उसी का कारण है, ठीक। अगला सवाल है कि एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है, उस बुलबुले से गुजरते हुए प्रकाश की किरण के लिए वो बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है, तो इसे पूरा पहले ही पढ़ा है, तो इतना बड़ा होने की क्या जरूरत थी, अब सारी लेंस हो जाएगा, ठीक ना। अब सारी लेंस मतलब वही अवतल लेंस, ठीक। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों, तो क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक। अगला सवाल है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है, समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है बाबू, तो ये प्रकीर्णन के कारण, ठीक ना, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकीर्णन के कारण यानी स्कैटरिंग के कारण नीला प्रतीत होता है। आगे मैं ये सब एग्जाम्पल आपको बताऊंगा अच्छे से, तो परेशान नहीं होना है। बाकी जो क्वेश्चन है इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल है कि अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है, तो बाबू अस्त होते समय सूर्य प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। वही अगला सवाल है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो बैंगनी ज़्यादा विक्षेपित होता है, सबसे कम लाल होता है, ठीक ना, सबसे कम अगर पूछेगा तो लाल होगा, ठीक। उसको भी मैं आगे बताऊंगा, परेशान नहीं होना। अगला सवाल है कि तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण यानी रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक। अगला सवाल है कि किस गाड़ी के अग्रदीप के प्रकाश का शक्ति 40 समानांतर पुंज पाने के लिए क्या उपयोग लेना चाहिए, तो इसका अर्थ ये है कि जो हम लोग गाड़ी में आगे शीशा नहीं लगाते हैं, पीछे देखने वाला नहीं, आगे जो शीशा लगा रहता है, आगे नहीं लगा रहता है जी, तो आगे हम लोग कोई भी गाड़ी चलाते हैं 4 व्हीलर तो आगे शीशा लगा रहता है ना, तो वो कौन सा रहता है, तो अवतल दर्पण रहता है, कौन सा रहता है, अवतल दर्पण, ठीक। अगला सवाल है कि आगे वाला शीशा नहीं जी, अग्रदीप पूछ रहा है, यानी जो जलता नहीं है लाइटवा उसमें पूछ रहा है, ससुरा हम भी कुछ बोल देते हैं, अग्रदीप है, ठीक। अगला सवाल है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण, किसका लेते हैं, अवतल दर्पण का, ठीक ना। अगला है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, जल्दी जल्दी में बोला जाता है, थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना चाहिए। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो बाबू 2 से 3 यानी उत्तल लेंस हो जाएगा। कार चलाते समय अपने पीछे की यातायात को देखने के लिए हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं बाबू, तो हमको उत्तल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि छोटी को देखना है हमको। अगला सवाल है कि मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो मानव आँख की रेटिना पर आपको वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अगला सवाल है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई उस व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है, समतल दर्पण से 2-3 पूछता है कि व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, तो पार्श्व उल्टा भी दिखाई देता है, अगर हम दाहिना कान दिखाएंगे तो उसमें बायां कान दिखाएगा, मान लीजिए हम एक थप्पड़ अपना दाहिना गाल पर मारेंगे तो वो दिखाएगा उधर से कि ससुरा बायां पर मार रहा है, तो ये पार्श्व हो जाएगा, ठीक ना। ये सब भी पूछता है तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ये सब तो आप याद ही होगा, ये सब 9वीं 10वीं पढ़ना है जी, ये सब कुछ है, फिर भी आप लोग को ये सब याद नहीं है।
अगला सवाल है, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो दो समांतर समतल दर्पणों के बीच अगर कोई वस्तु है ना तो उसकी प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है। कितनी? अनंत। अगला सवाल है कि लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वो कैसा दिखाई देगा? तो बाबू हरा दिखाई देगा। कैसा? हरा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्ध्य द्वारा, यानी उसके वेवलेंथ द्वारा उसका रंग निश्चित किया जाता है। अगला सवाल है कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो बाबू फोटोग्राफी में यानी जो उसका प्राथमिक रंग है वो होता है लाल, नीला, हरा। इसका ट्रिक है रेड, ब्लू, ग्रीन, RBG। क्या है? RBG। चलिए अगला बढ़ते हैं। RBC सुने होंगे ना? RBC, वही RBG, इसको याद कर लीजिए। या RCB जो कभी नहीं जीता है, बहुत लोग उसका फ़ैन होते हैं। खैर हम भी कोहलिया का फ़ैन है, इस बार जीतेगा जरूर। अगला सवाल है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन होता है? तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन है बाबू? बैगनी। कौन है? बैगनी। अगला सवाल है कि तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो वो प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। अगला सवाल है कि तारे टिमटिमाते हैं, तो जो तारे हैं वो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया है? तो गैलीलियो ने किया है। कौन किया है? गैलीलियो ने। ठीक, गैलीलियो ने। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अवतल लेंस प्रयुक्त होता है, तो जो अवतल लेंस है वो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक ना, 3 में 4 है इसलिए। अगला है धूप के चश्मे की क्षमता होती है, तो जो धूप की चश्मा है वो 0 डायोप्टर की उसकी क्षमता होती है। ठीक ना। अगला सवाल है कि जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वो कौन सा सिद्धांत है? तो वो है आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला सवाल है कि क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो वो है अपवर्तन। कौन सा कारण है? अपवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के सवालों को देखते हैं। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या होता है बाबू? तो वो भी होता है आपका प्रकाश का अपवर्तन। ये जितना एग्जाम्पल है ना यही सब पूछ देता है, पूछ देगा यही सवाल, कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण। तो उस समय दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। ठीक ना। चलिए अगला सवाल है कि यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटित होगा? तो क्या घटित होगा बाबू? जो छोटा बुलबुला है और छोटा हो जाएगा और जो बड़ा बुलबुला है और बड़ा हो जाएगा। ठीक ना। अगला सवाल है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच से। ठीक। अगला सवाल है कि किसी तारे के रंग से मतलब किसी तारे का रंग कैसे पता चलता है? तो बाबू उसका जो टेम्परेचर है, जो उसका सरफेस का, उससे उसका जो तारे का रंग है वो डिसाइड होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको जितने भी लाइट का क्वेश्चन था उसको कंप्लीट कराया। 1 लाइनर का क्वेश्चन था, इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत थी भी नहीं, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में बताया। अब इसी को धीरे धीरे बोलते थे 2 घंटा की वीडियो बना सकते थे, तो उससे क्या फ़ायदा आपको? उससे आपको नुकसान ही होगा। तो मैं आपको मैक्सिमम फ़ायदा सोचता हूँ, यानी मिनिमम आपको समय लगे और आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले, तो वही चीज़ करना ही चाहिए। और मेरा मेन लक्ष्य यही है। जितने भी यहाँ सक्सेस टैग से पढ़ रहे हैं उन सबका रिजल्ट होने वाला है और होना भी है। ठीक ना। और किसी बंदे का छूट गया रिजल्ट, किसी का सोच लिए कि रिजल्ट नहीं हुआ, इतना पढ़ें, तब उसका पैरवा हम तोड़ेंगे। टेलीग्राम वही पर तोड़ेंगे, लेकिन तोड़ेंगे ज़रूर। रुकना नहीं चाहिए, सबका रिजल्ट होना चाहिए जो भी क्लास को देख रहा है और डेली फॉलो करता है हर चीज़ को। तो इसे बाहर पूछेगा जी, आप पढ़े होंगे तो आपको नहीं पता है कि यही सब पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अब बाकी जो प्रैक्टिस सेट में आपका नंबर कम आता है तो हम बताने वाले हैं ना, 10 बजे आप वीडियो देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट में एकदम कबार के नंबर लाइएगा। टेक्निक ना होता है हर चीज़ का, परीक्षा देते देते आदत हो गया, हमको पता है नहीं कौन सा टेक्निक कौन सा अपनाते हैं। पंचवर्षीय योजना हम कभी यूज़ नहीं किए हैं। जब पहला एग्जाम दिए थे अपने लाइफ का CHSL का, उसमें मेरिट में छठे थे, यानी हम एग्जाम निकाल लेते हैं, थोड़ा बहुत लक के साथ नहीं दिया था, नहीं तो एग्ज़ाम वो सब टेक्निक होता है। चलिए आपको बताएंगे कहाँ ज़्यादा पढ़ाई करना है, टेक्निक है डायरेक्ट बताना देंगे। अगला सवाल है कि एक अस्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है, तो अस्थिर जो चुंबक है हमेशा क्या दर्शाती है? उत्तर उत्तर और दक्षिण दक्षिण। ठीक ना, यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल दिखाता है। अगला है डायनामो के कार्य करने का सिद्धांत है, तो बाबू विद्युत चुंबकीय प्रभाव। क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रभाव। ठीक। अगला सवाल है कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो सबसे अधिक आपको दोनों किनारों पर, यानी जो उसका जो दोनों पोल है वहाँ होता है, साउथ और नॉर्थ पोल। अगला है कि तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी विद्युत जो प्रतिरोधकता है वो सबसे कम होती है, यानी निम्न होती है। ठीक ना। चलिए अगला सवाल है कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ने को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक ना। अगला सवाल है कि शुष्क सेल में किनका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है? जो विद्युत अपघट्य में शुष्क सेल मतलब बैटरी, उसमें अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के रूप में होता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। किरचॉफ का जो नियम है वो किस पे आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण पर। किस पे? ऊर्जा संरक्षण पर। ट्रांसफार्मर जो है वो काम करता है केवल प्रतिवर्ती धारा से। प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना है तो क्या प्रयोग करेंगे बाबू? तो रेक्टिफायर, यानी दिष्टकारी द्वारा हम लोग बदल सकते हैं।
अगला सवाल है कि यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है। तो बाबू जो प्रतिरोध है यानी जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली आपको लंबाई के समानुपाती होता है। तो यदि आप लंबाई बढ़ाइएगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। चलिए अगला सवाल है कि घरों में जो पंखा और बल्ब लगा होता है वो किस क्रम में लगा होता है। तो बाबू समांतर क्रम में, ठीक ना, यानी पैरेलल लगा होता है। अगला सवाल है कि आप कार में जा रहे हैं, मान लीजिए कहीं आप घूमने जा रहे हैं अपनी वाली को लेकर, और मान लीजिए बिचही में कब वो बिजली गिरने लगे, आसमान में बिजली गिरने लगे, तो एकदम तड़कने भड़कने लगे, तो आपको क्या करना चाहिए सुरक्षित रहने के लिए। तो सबसे पहले जितना शीशा खोले हैं ना, नौटंकी कर रहे हैं, शीशा खोलकर उसको बंद कर लेना चाहिए और चुपचाप भगवान जी का नाम लेना चाहिए, जय श्री राम कहना चाहिए। यहाँ भूल गए या जय श्री राम लिखना तो आपको चुपचाप वो करना है, ठीक ना। मैं बाद में लिख दूंगा, PDF में ये लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि जय श्री राम भी बोलना है। अगला सवाल है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो बाबू जो विद्युत बिजली बनता है उसमें यूरेनियम की जरूरी होती है। अगला सवाल है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। तो विद्युत मोटर बदलता है। कौन बदलता है? विद्युत मोटर। और वही अगर यांत्रिक को विद्युत में बदलना हो तो वो आपको डायनो में बदलता है, ठीक ना। इसको भी मैं आगे के स्लाइड में बताया हूँ, ये पूछता है बार बार, इसलिए मैं इसको अलग से ले लिया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले जो बल है वो किससे संबंधित नियम है। तो बाबू वो है आपको कूलम के नियम से, कूलम का नियम, ठीक ना, यानी जो दो विद्युत आवेश है वो कूलम के नियम से संबंधित है। अगला सवाल है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो वो विभवांतर की है। किसकी? विभवांतर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतिचालक का लक्षण क्या है। तो उच्च पारगम्यता है, उच्च पारगम्यता। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है। कब नहीं बहेगी? मान लीजिए दो आवेशित वस्तुएं हैं, उनके बीच विद्युत धारा कब बंद हो जाएगी? ऐसा इसलिए क्योंकि उनके बीच समान विभव यानी जो वोल्टेज है वो समान हो जाएगा। उनका भी वोल्टेज वही, मेरा भी वोल्टेज वही, तो कैसे बहेगा? नहीं ना बहेगा। अगर कोई दो वस्तु है, आवेशित वस्तु है, तो उसमें वोल्टेज अगर बराबर हो जाएगा तो फिर धारा बहेबे नहीं करेगी। सिंपल सी बात है। अगला सवाल है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता था। बाबू किस तत्व से बना होता था? टंगस्टन से। और वही कभी कभी पूछता है ना, जो हीटर है, हीटर का तार किससे बना होता है। तो वो नाइक्रोम से बना होता है, ठीक ना, नाइक्रोम। उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी विद्युत है उसको ख़त्म कर लिए, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं आपको उष्मा यानी आपको हीट एंड टेम्परेचर टॉपिक पे। उससे हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है लोलक घड़ियाँ जो है गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है। तो इसलिए हो जाती है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, और जब लोलक की लंबाई बढ़ेगी तो उसका दोलन करने वाला समय भी बढ़ जाता है, यानी टाइम ऑफ पीरियड बढ़ जाएगा। अगला सवाल है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। इसको भी मैंने बता दिया था। अगला सवाल है कि जो दो रेल की पटरियां हैं इनके मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है। यानी दो जो पटरियां होती है ना, दो रेल पटरियां होती हैं, इनके बीच एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो धातु है ना वो गर्म करने पर फैलती है, यानी जो अगर गर्मी का दिन रहे तो फैल जाएगा पटरी, अर्थात ठंडा होने पर संकुचित होती है, इसलिए ऐसा किया जाता है, ठीक ना। अगला सवाल है कि बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बर्फ अगर दाब बढ़ेगा तो उसका जो गलनांक है वो घट जाएगा। आगे सवाल है कि बहुत दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। तो पूर्ण विकिरण तापमापी। कौन सा? पूर्ण विकिरण तापमापी। अगला सवाल है कि शरीर का जो सामान्य तापमान है वो अगर फ़ारेनहाइट में बात की जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और जबकि सेल्सियस स्केल पर कितना होगा। तो सेल्सियस स्केल पर आपका नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होगा। और वही केल्विन आपको कभी कभी पूछ देता है, तो आपको याद कर लेना है 210 केल्विन, ठीक। तो तीनों को याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हमको लग रहा है खींचा जाएगा 1 घंटा के ज़्यादा, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 2-4 मिनट मैनेज कीजिएगा। अगला सवाल है कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कर देते हैं। बाबू इसका अर्थ समझिए कि जो सफ़ेद वस्त्र होता है यानी श्वेत वस्त्र, तो वो शीतल क्यों होता है काले वस्त्रों की अपेक्षा। क्योंकि जो सफ़ेद वस्त्र होता है ना वो बुलाता नहीं है। मान लीजिए धूप है तो धूप को नहीं बुलेगा, कहेगा भाग 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 भाग, हम पहले से गोरे हैं। लेकिन जो काला वस्तु होता है ना वो बुलाता है, अरे ससुर हम करिया है, हमको आके गोर कर, तो सोख लेता है, परावर्तित नहीं करता है, अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करेगा तो भाई जब धूप अवशोषित करेगा तो गर्मी ना होगा, तो इसलिए वो अवशोषित कर लेता है तो गर्म हो जाता है, जबकि गोरा भी नहीं होता है। ये जो है श्वेत वस्त्र होता है ये तो भगा देता है कि भाग भाग भाग, हम पहले से गोरे हैं, तो ये ठंडा रहता है, ठीक ना। चलिए इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है। ऐसा क्यों? तो आप कभी कभी देखते होंगे कि ठंडा के दिन में अगर आप जाइएगा कौन लोहा का चीज़ छुइएगा तो बहुत ठंडा लगेगा, और जबकि लकड़ी उकड़ी छुइएगा तो ठंडा नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लकड़ी है ना वो ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं है, यानी उसमें ऊष्मा अच्छा से प्रवाहित नहीं होगा। आपके हाथ में ऊष्मा है, आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो सामान्य है, यानी जो बना है वही बना रहता है। आपको पता ही है कि हम लोग वार्म ब्लड एनिमल है,
तो हमारा जो टेम्परेचर वो बना है, तो अगर हम लकड़ी को छुएंगे तो हमारी उष्मा तो उसमें जाइए नहीं करेगी। और वही अगर लोहा को छुएंगे तो लोहा का उष्मा हचाक से हमारा में आ जाएगा, हमारा उष्मा उसमें चला जाएगा, पहले तो हमारा में जाएगा, इसलिए कि जो उष्मा है वो हाई मतलब से लो में जाता है, तो हमारा उष्मा हाई है और उसका लो है, तो हमारा उष्मा चला जाएगा तो ठंडा लगने लगेगा हमको, जबकि लकड़ी में ऐसा है नहीं, क्योंकि उसमें बहता ही नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले कम होता है उसके बाद बढ़ता है। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसको भी याद करवा दे रहे हैं आपको, ये बार बार पूछता है। तो देखिए, आपको मैंने बताया था कि मैक्सिमम डेंसिटी आपको होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो डेंसिटी से इसको ये याद कीजिए। ये कैसा है, आपको डी जैसा लग रहा है, अगर थोड़ा सा मोबाइल का जब कीजिएगा तो डी जैसा लग रहा है। और ये कैसा है, देखिए तो बाबू ये कैसा है, ये आपको भी जैसा लग रहा है, भी चाहे यू लग रहा है ना। हाँ, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम और ये हो गया आपका डेंसिटी। याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, और आपको पता है कि मैक्सिमम आपका जो डेंसिटी होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो अगर वही परीक्षा में ये पूछता है कि जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आपका घनत्व, डेंसिटी मतलब घनत्व होता है, इंग्लिश में डेंसिटी होता है और हिंदी में घनत्व, और वॉल्यूम मतलब आपका आयतन होता है हिंदी में। तो डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहले अगर 0 डिग्री से बढ़ाएंगे तो सबसे पहले बढ़ेगा, उसके बाद घटेगा। अगर बात किया जाए वॉल्यूम का, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले घट रहा है उसके बाद बढ़ रहा है, तो यही नहीं पूछ रहा, सबसे पहले कम होता है उसके बाद बढ़ जाता है। ठीक ना, तो यहाँ मैं आपको याद करवाया हूँ, याद करने का ये तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पहाड़ों पर पानी किस तापमान में उबलने लगता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर पहाड़ पर पानी उबलने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है बाबू, क्योंकि उसका जो चालकता होता है वो उच्च होता है, यानी हाई चालकता उसका होता है। ठीक ना, चलिए अगला सवाल है, हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, तो अशुद्धियों के कारण जो द्रव का क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है, यानी अगर अशुद्धि ज़्यादा रहेगा द्रव में तो ज़्यादा देर से गर्म वो होगा, ठीक ना, गर्म होगा। अगला सवाल है कि खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा बैकलाइट का हैंडल होता है, ऐसा क्यों होता है, तो बाबू लकड़ी और बैकलाइट इसलिए होता है कि वो जो ऊष्मा का खराब संवाहक है यानी चालक है, तो जब चालक उस ऊष्मा का खराब है तो वो गर्म नहीं होगा, जल्दी गर्म नहीं होगा, तो आपको गर्मी मतलब नहीं लगेगा ना, तो जर जाएगा अथवा ना, अगर लोहा वाला लगा दीजिएगा तो। अगला सवाल है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो हालांकि ये सब जितने भी सब्लिमेशन हैं, आपको ऊर्ध्वपातन और भी कुछ होते हैं ना, मेल्टिंग होता है, आपको फ्यूजन होता है, तो ये डिकम्पोजिशन होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। ठीक, तो इसको याद कर लीजिएगा, अगर ठोस से डायरेक्ट आपको गैस बनता है तो उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। अगला सवाल है कि ऊष्मा का एसआई यूनिट क्या है, तो बाबू ऊष्मा का जो एसआई यूनिट है वो जूल है। ठीक, अगला सवाल है, अब देखिए यहाँ से खत्म हो गया ऊष्मा, हम लोग अब आ गए ध्वनि पर यानी साउंड पे, और साउंड के बाद हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का कुछ सवाल देखेंगे, उसके बाद मिसलेनियस देख लेंगे, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। नहीं खत्म नहीं करना है, हयो पढ़ना है ना, हयो पढ़ना है, तो इसको भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए अगला सवाल है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, यानी जिसको हम लोग सुनते हैं, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, किलो मतलब आपको 1000 हो गया, जैसे मान लीजिए मेरा सब्सक्राइबर 25 के हैं, 26 के तो आप लोग पूरा कर नहीं रहे हैं, तो 25 के है तो 25 मतलब 25 के मतलब 25,000, तो वो सही 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक ना, ये परीक्षा में आपको के लिख देगा तो आपको पगलाना नहीं है, आप इसको समझिए कि 20,000 लिखा है। अगला सवाल है कि चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ सकते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि वह अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करते हैं, यानी प्रस्रव्य तरंग पैदा करते हैं। ठीक ना, और जो उसका नियंत्रण भी करते हैं, तो प्रस्रव्य यहाँ पर हो जाएगा, प्रस्रव्य इसको लिख लीजिएगा, प्रस्रव्य परीक्षा में देता है पराश्रव्य। ठीक, अगला सवाल है कि शिकार परभक्षियों या बाधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन की परिघटना का प्रयोग करते हैं, किस परिघटना का प्रयोग करते हैं बाबू, तो ये सब प्रतिध्वनि यानी इको का प्रयोग करते हैं, किसका, इको का। चलिए अगला सवाल है कि नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, यदि आप कभी प्लेटफॉर्म पर गए ही होंगे प्लेटफॉर्म पर, तो प्लेटफॉर्म पर गए होंगे तो देखते होंगे कि जैसे जैसे गाड़ी आती है उसका जो हॉर्न होता है वो तेज़ सुनाई देता है, और जैसे दूर जाता है उसका जो हॉर्न है वो कम सुनाई देता है, तो ऐसा क्यों, तो बाबू ये डॉपलर इफेक्ट के कारण, डॉपलर प्रभाव के कारण। ठीक ना, अगला सवाल है जो ध्वनि तरंगी की प्रकृति कैसी होती है, तो अनुदैर्घ्य होती है। ठीक ना, कैसी होती है, अनुदैर्घ्य, ध से ध्वनि, ध से अनुदैर्घ्य, इसको भी आपको याद कर लेना है, मान लीजिए भूल जा रहे होंगे तो ध से ध्वनि हो जाएगा, अनुदैर्घ्य में ध आ रहा है, तो ठीक वहाँ से याद कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल है कि जब सेना पुल को पार करती है, मान लीजिए कोई सेना है, सैनिक है, वो पुल को पार कर रहे हैं, कोई ओवर ब्रिज है उसको पार कर रहे हैं, तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर यानी कदम ताल करने से क्यों रोक दिया जाता है, तो ऐसा इसलिए रोक दिया जाता है क्योंकि पैरों से जो उत्पन्न ध्वनि होगी ना, अगर कदम ताल करेंगे तो पुलवे भह जाएगा, किसके कारण, तो अनुनाद के कारण, अनुनाद के कारण जो है वो पुलवे का हो जाएगा, भह जाएगा, यानी ढह जाएगा, तो ढह जाएगा तो खतरनाक हो जाएगा बाबू, हमारे जो सैनिक हैं, देश के सैनिक हैं या फिर हमारे राज्य का सैनिक है, दिक्कत हो जाएगा ना।
चलिए अगला सवाल है कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है बाबू, तो सोनार है, सोनार मतलब वो सोना बेचने वाला सोनार नहीं, ये सोनार एक यंत्र है, SONAR, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, ऐसा ही कुछ करके इसका होता है फुल फॉर्म। तो इसको ये नौसंचालकों द्वारा लाया जाता है प्रयोग में, ठीक ना, नौसंचालकों द्वारा। कौन सी तरंगे है शून्य में संचरित? शून्य मतलब होता है आपको निर्वात में संचरण नहीं करती है, तो ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में नहीं चल सकती है। अगला सवाल है कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड है। अच्छा ठीक है, यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? तो कुछ हो ना बदलेगा, इसलिए कि जो ध्वनि की चाल है वो प्रेशर पर यानी दाब पर तो डिपेंडेंट ही नहीं करता है। तो ध्वनि का दाब, जो दाब है उसको बढ़ाइए घटाइए, मतलब पूरा कतनों गुना कर दीजिए, उससे कोई मतलब ही नहीं है। उस पर जब डिपेंडेंट नहीं करेगा तो क्या मतलब है? कुछ ना मतलब नहीं है। चलिए अगला सवाल है कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग आपको बाबू 330 मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए यहाँ पे जितने भी सवाल बनते थे ध्वनि से यानी साउंड टेस्ट चैप्टर से, उसको हमने कवर किया। अब कुछ सवाल हैं मिसलेनियस सवाल, उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हमारा ये जो वीडियो है उसको हम लोग समाप्त करेंगे कुछ और भी आगे स्लाइड को पढ़ के, ठीक ना। अगला सवाल है कि रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अच्छा देख लें, हमको जाना है और उसमें भी यार मीटिंग भी है हमारा, मीटिंग हो ना छूटे, देखें कितना टाइम हो रहा है। अरे यार 9:43 हो गया, और ससुरा 10 बजे मीटिंग है, जल्दी ख़त्म कर। रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए? जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला सवाल है कि परमाणु पाइल का प्रयोग होता है। तो बाबू जो परमाणु पाइल है वो ताप के नाभिकीय संलयन के प्रचलन में होता है, ठीक ना, नाभिकीय संलयन के प्रचलन में होता है। अगला सवाल है कि सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन बाबू एक सेमीकंडक्टर है। क्या है? सेमीकंडक्टर, ठीक ना। कितना टाइम हो रहा था? 43 हो रहा था, ठीक है, सेमीकंडक्टर है, ठीक, अर्धचालक है। अगला सवाल है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी का सतह है, यह साफ दिखा गया, सतह है वो वक्राकार होता है। कैसा होता है? वक्राकार, ठीक ना, इसलिए। अगला सवाल है सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर कौन बनाया था? तो सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर आपको फर्मी बनाया था। कौन बनाया था? फर्मी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो बाबू नाभिकीय विखंडन पर। और वही हाइड्रोजन बम का सिद्धांत तो नाभिकीय संलयन पर। अगर आप इसमें कन्फ्यूजन होते होंगे तो एक याद कर लीजिए, परमाणु बम याद कर लीजिए। तो परमाणु बम आप सुने होंगे कि बहुत खतरनाक होता है, बड़ा बार पाकिस्तान धमकाता है। हालांकि उसके पास चुटपुटिया है जो छोड़ देगा तो 1-2 चीटी हमारे देश की मर जाएंगी। हमारे पास जो परमाणु बम है उसका पूरा परमाणु जो पाकिस्तान का करियर ख़त्म कर देगा। तो वही बोलता है। तो जो परमाणु बम है हम अपने अनुसार सोच सकते हैं वो बहुत खतरनाक है। तो बाबू जो हालांकि खतरनाक तो हाइड्रोजन बम होता है, लेकिन हम अपने अनुसार तो हाइड्रोजन बम के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, हम तो परमाणु बम सुने हैं बचपन से। तो परमाणु बम जो खतरनाक होता है वो पाकिस्तान का विखंडन कर देगा, ससुरा का ध्वस्त कर देगा। तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। तो विखंडन से हो जाएगा नाभिकीय विखंडन, और परमाणु बम में परमाणु बम हो जाएगा। एक याद कर लीजिए तो दोबारा आपको दूसरा का याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला सवाल है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो बाबू आपका जो D2O है वो आपको मंदा के रूप में किया जाता है, ठीक ना। अगला सवाल है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो बाबू दूरी मापने की इकाई है, मैंने आपको बताया था। ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने। किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? वो 159 लीटर के बराबर होता है, ठीक ना। इसके लिए मैं आपको वो जो बताया हूँ 4 वीडियो प्लेलिस्ट का, उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और वहाँ टेलीग्राम पर दे दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। 1 घंटा लगेगा लगभग 4 वीडियो में, तो आपको मज़ा आ जाएगा और सब चीज़ याद भी हो जाएगा। अगला सवाल है कि वही AC को DC में बदलने के लिए किस जनित्र का उपयोग किया जाता है बाबू? तो रेक्टिफायर यानी आपको डिस्टकारी शायद उसका हिंदी होता होगा, तो उसका किया जाता है। चलिए अब लास्ट सवाल है कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो 746 वाट। 786 होगा क्या? 786 नहीं, 786 कौन फिल्म है ना, 746 होगा, 746 वाट के बराबर होता है, ठीक। तो आई होप आपको मैंने सारा प्रश्न कवर करा दिया। इससे बाहर आपको मुझे तो नहीं लगता है कि सवाल पूछेगा, लेकिन अगर 1-2 सवाल इधर उधर होता है भी तो कोई टेंशन नहीं है। उसके लिए हमको भाभा नहीं बनना है, हमको एग्जाम निकालना है, ठीक ना। और अंत समय में यही पढ़ना चाहिए जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की संभावना होती है। बाकी मैंने आपको यह सलाह दे दी है कि टेलीग्राम पर प्लेलिस्ट है फिजिक्स का 4 वीडियो, वहाँ से जाकर आप उसको जरूर देख लीजिए। बहुत पुराना वीडियो है तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है, तो उसको मत देखिएगा। आप उसका जो कॉन्सेप्ट है और कंटेंट है उसको देखिएगा। चलिए बाकी और जो बाकी चीज़ें बच गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। हमको 5 मिनट में तैयार होकर जाना भी है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम अपना समय 46 हो रहा है, ठीक ना। अभी है 10 मिनट समय मेरे पास। चलिए अब देखिए ये क्या है बाबू,
इसमें उपकरण है और रूपांतरण है। परीक्षा में पूछ देता है कि जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन रूपांतरण करता है, तो बाबू लाउड स्पीकर। कौन करता है? लाउड स्पीकर। ये कैसे करता है बाबू? जो विद्युत ऊर्जा है, तो अगर हम बिजली देंगे ना, तबे तो बजेगा लाउड स्पीकर बा, तो ध्वनि में बजेगा मतलब ध्वनि ऊर्जा। तो वहाँ से विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल करता है। वही विद्युत ऊर्जा को प्रकाश से उष्मा ऊर्जा में कम करता है तो विद्युत बल्ब करता है। विद्युत बल्ब कैसे करेगा? तो अगर उसमें बिजली दीजिएगा तो प्रकाश निकाल देगा और उष्मा निकाल देगा। यांत्रिक को विद्युत में कौन करता है? डायनामो करता है। अगर वही विद्युत को यांत्रिक में करेगा, विद्युत मोटर कर देगा। ट्यूबलाइट क्या करता है बाबू? तो उसको विद्युत अगर दीजिएगा यानी बिजली दीजिएगा तो प्रकाश दे देगा आपको, ये प्रकाश ऊर्जा में। और वही मोमबत्ती क्या कीजिएगा? तो बाबू रासायनिक ऊर्जा है, केमिकल एनर्जी को प्रकाश में भेज देगा। ठीक ना। चलिए अगला सवाल है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है बाबू? विद्युत सेल करता है। ठीक, विद्युत सेल करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला सवाल है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है? तो ध्वनि को विद्युत में करता है माइक्रोफोन। कौन करता है? माइक्रोफोन। अगला सवाल है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो सितार करता है। ठीक ना, इसको आप याद कर लीजिएगा। हालांकि इसका मैं ट्रिक जानता था, उसके लिए मैं अलग से सोचूंगा तो बना दूंगा, बाकी अभी मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है भाई, जाना है मुझे मीटिंग में। चलिए अगला सवाल है, सवाल तो ख़त्म हो गया है। हम लोग अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। जो मैंने आपको बताया था कि ये मेरे पुराने नोट्स हैं, उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला था। ये देखिए, ये जो है बाबू, ये प्रिज्म है। प्रिज्म से वाइट लाइट गुजारी जाती है तो 7 रंगों में प्रिज्म से वाइट लाइट निकलती है। विविग्योर जिसका ट्रिक है, विविग्योर। ठीक ना, बेजानी पिनाला आप लोग पढ़े होंगे, तो स्पेक्ट्रम से विविग्योर होता है। तो सबसे जो स्पीड कम होता है वो वायलेट का होता है, यानी वी से बैगनी, बेजानी पिनाला हिंदी होता है बैजानी पिनाला। बै से होगा बैगनी, ला से होगा लाल। तो जो सबसे कम स्पीड होता है वो बैगनी का होता है, सबसे ज़्यादा स्पीड किसका हो जाएगा बाबू? तब लाल का हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए ये फार्मूला है स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो इसमें क्या होगा कि सबसे ज़्यादा विक्षेपण किसका होगा? तो बैगनी का होगा। सबसे ज़्यादा विक्षेपण बैगनी का, देखिए सबसे ज़्यादा विक्षेपित हुआ है, इधर मुड़ गया है। और सबसे कम किसका होगा? तो लाल का होगा, सबसे कम लाल का होगा। और वही सबसे ज़्यादा तरंगधर किसका होगा? तो सबसे तरंगधर लाल का होगा। सबसे तरंगधर किसका होगा बाबू? लाल का होगा। लाल का तरंगधर इसलिए अधिक होगा तो क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी कम होता है। देखिए अगर लाल का तरंगधर ज़्यादा होगा, या तरंगधर देखिए यहाँ पे, तो इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। इसलिए अगर इसको लाइएगा इधर तो ये बटा में चला जाएगा, तो ये विद्युत क्रमानुपाती हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए होता है। सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा बाबू? तो बैगनी का होगा। किसका होगा? बैगनी का। अगर इसका वेवलेंथ कम होगा तो इसका आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक ना। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है जी। हाँ आगे देखिए, आगे मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। जैसे ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की एग्जाम्पल है, यहाँ एग्जाम्पल है मिर्ची का, यानी जो बनता है रेगिस्तानों में। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर वाला एग्जाम्पल है, प्रकाश तंतु वाला। हीरे क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। कांच का टुकड़ा चटका हुआ लगता है, पानी में हवा भरे बुलबुले चमकते हैं। कालिक से पोता हुआ गोला चमकता है, पानी में परखनली चमकती है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल मैं बताया हूँ, ये आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। ठीक। अब बाकी ये जो वर्ण विक्षेपण के एग्जाम्पल है, ये प्रिज्म वाला वर्ण विक्षेपण के एग्जाम्पल है, जो मैंने अभी आपको बताया। इंद्रधनुष वाला वर्ण विक्षेपण के एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए इंद्रधनुष भी लिखा है, यहाँ रेनबो लिखा है ना, तो ये आपको वर्ण विक्षेपण के एग्जाम्पल है। ठीक। उसके बाद अगर बात की जाए व्यतिकरण यानी आपको इंटरफेरेंस का एग्जाम्पल आपको हो जाता है कि जो केरोसिन है पानी के ऊपर चमकदार होता है, साबुन का जो झाग है वो कलरफुल होता है, ये भी चमकता है। तो ये दोनों आपको एग्जाम्पल याद करना है, किसका? व्यतिकरण का। अपने कॉपी में लिख लीजिए इसको, ये बार बार पूछता है ये सब सवाल, जितना मैं एग्जाम्पल एक जगह लिया हूँ, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए अभी छूट गया, और चीज़ है इसमें लग रहा है हमको, यह हो गया। अब कोई है जी इस स्लाइड में? नहीं है, ये तीनों बता दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे है ये देखिए, ये 2 चीज़ और है, इसको भी देख लेते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आपको जो है वो आसमान नीला दिखाई देता है, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, कोई चीज़ लाल दिखाई देता है, ये सब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक ना। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम्पल प्रकीर्णन का हो गया। और देखिए ये रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है आपको। रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन बाबू, अपवर्तन बहुत पूछता है परीक्षा में। पानी से भरे बर्तन, स्विमिंग पूल में पड़े सिक्के का ऊपर उठ दिखाई देना आप रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। मछली जो है एक्चुअल पाथ से थोड़ा ऊपर उठाई दिखाई देती है, ये भी आपको अपवर्तन के कारण होता है। ये अपवर्तन का है। रिफ्रैक्शन मतलब होता है हिंदी में अपवर्तन। ठीक, अपवर्तन के कारण। तारे का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण, यानी जो टिंकलिंग ऑफ स्टार है अपवर्तन के कारण। बॉटम ऑफ टैंक का थोड़ा ऊपर दिखाई देना अपवर्तन के कारण। लेटर जो है ग्लास, वाटर के ग्लास में जो है मोटे मोटे दिखाई देते हैं। और जो ये नींबू है वो भी आपको मोटे मोटे दिखाई देते हैं, ये सब अपवर्तन के कारण होते हैं। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है इसका अपवर्तन का उदाहरण जो है कि पेंसिल जो टूटी हुई दिखाई देना कांच के पानी में, वो अपवर्तन के कारण है। स्टार का जो एक्चुअल पोजीशन है उसमें थोड़ा इधर उधर होना, यानी थोड़ा ऊपर नीचे दिखाई देना, ये अपवर्तन के कारण। और मैंने आपको बताया था कि जो सनराइज और सनसेट है, यानी जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है वो अपवर्तन के कारण ही ये सब होता है, ठीक है ना, यानी पहले दिखाई देता है। तो ये आई होप आपको मैंने सारा चीज़ जो चल रहे हैं, हमको पता है 10 बजे मीटिंग है। तो ये सारे चीज़ जो अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, अपवर्तन का यहाँ मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, और प्रकीर्णन का एग्जांपल बता दिया, और इधर कौन किस चीज़ का एग्जांपल बताया हूँ, इंटरफ्रेंस यानी व्यतिकरण का, इधर बताया हूँ आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ये आपको बताया हूँ वर्ण विक्षेपण का एग्जाम्पल जो प्रिज्म है, इसको याद कर लीजिएगा, ये बार बार पूछता है बाबू। यहाँ मैंने आपको हिंट के तौर पर यहाँ लिखा था, आपने खुद पढ़ रहा था तो यहाँ लिखा था, इसको आपको देखना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा था, कहाँ गया जी, देखिए यहाँ लिखा था, देखिए यहाँ लिखा था कि अगर वेवलेंथ किसी चीज़ का ज़्यादा है तो उसका फ्रीक्वेंसी और ये जो है अपवर्तनांक ये दोनों कम होगा, अगर किसी चीज़ का कम है तो ये दोनों ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना, इसको देख लीजिएगा। तो आई होप आप सारी चीज़ को देखे होंगे, समझे होंगे। यहाँ पर हमने फिजिक्स को कम्प्लीटली ख़त्म किया। कल हम लोग केमिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री के बचे हुए टॉपिक को ख़त्म करेंगे। उसके बाद आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपका प्रैक्टिस सेट में नंबर कैसे बढ़ेगा, ठीक ना। थोड़ा जल्दी में हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसा लगा सब कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पढ़ाई कीजिएगा। धुआं करना है, इस बार रिजल्ट सबको लाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।